शैलजा और गोकुल सेतिया अभी तक मुझे किसी सार्वजनिक मंच पे एक साथ दिखे नहीं है। सरकार अगर कांग्रेस की आ जाती तब उनके लिए स्थितियां ज़्यादा विकट हो जाती। चुनाव से जस्ट पहले जो एक लहर चली थी कांग्रेस की, ऐसे महसूस हुआ था कि कांग्रेस की हवा चल रही है इलेक्शंस में, पूरे स्टेट में ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है वो गुटबाजी के चक्कर में टिकट गंवा गया अपनी कांग्रेस की। हार को एक सहानुभूति मिल रही है। राला साहब का निधन हुआ तो जिस तरह से वर्कर उमड़ा है उनके वहाँ पे, और लोगों के बीच में ये चर्चाएं शुरू हुई कि जजपा को भी अब अपने पुराने एक हो जाना चाहिए। तो उसके बाद कांग्रेसियों को ये लगने लगा कि हाँ, वास्तव में भाजपाइयों को हराया जा सकता है। हुड्डा साहब के साथ आने के प्रयास में थे या नहीं? वो खुद प्रयास में नहीं थे, लेकिन उन्हें मनाया जरूर जा रहा था कि आप प्रयास में आइए, आप साथ लगिए। इस बात का खूब मजाक भी बनाया गया कि सबसे ज़्यादा बुरी तो अशोक तंवर के साथ ही बनी। बूंदी बन गई, बिल्कुल बूंदी बन गई कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ही उन्होंने का आखिरी दिन था वो प्रचार का, उन्होंने अपना पाला बदला। और जबकि आप ये मानिए कि उस वक्त तो ये होने लग गया था कि मनोहर लाल मामा हैं और अशोक तंवर भांजे हैं। आपको तो पता है कि वो कौन है। जब वो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, भाजपा का जिला मीडिया का जो इंचार्ज है उसकी भी तो जिम्मेदारी बिल्कुल नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अमित रुखाया। अमित रुखाया जी फतेहाबाद से हैं और लंबे समय से अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इन्होंने काम किया है। तो आज हम फतेहाबाद में और सिरसा में राजनीतिक गतिविधियाँ कैसे चलती है, क्योंकि जैसे रोहतक झज्जर जो पुराना रोहतक है वहाँ पे विपक्ष है, ऐसे ही सिरसा और फतेहाबाद में भी विपक्ष है। तो आज हम सिरसा और फतेहाबाद में किस तरीके की गतिविधियाँ होती है, क्या भाजपा वहाँ पे काम समान रूप से करवा पा रही है या विपक्ष जो है वो वहाँ पे सरकार पे विकास कार्य ना करवाने के आरोप लगा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे अमित रुखाया जी से। अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फतेहाबाद से इतना लंबा सफ़र करके आज रोहतक पहुँचे हैं दी हरियाणा टॉक्स में, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। और अच्छा, जैसे हम रोहतक में है तो यहाँ कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल रोहतक और सोनीपत में ही जैसे उनका रुतबा है, और यहाँ भाजपा जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। रोहतक और झज्जर में तो एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति फतेहाबाद में और सिरसा में है। तो वहाँ पे जब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद लोगों में क्या चर्चाएं हैं, मैं आपसे आज ये जानना चाह रहा हूँ। ओपी जी, मैं आपको सही बताऊँ, ये बात सही है कि चुनावी राजनीति में जो है भाजपा वहाँ पिछड़ गई है। चाहे फतेहाबाद की बात कर लें, चाहे सिरसा की बात कर लें, सभी जगह पे कांग्रेस के ही एमएलए चुनकर आए हैं, लेकिन अभी भी जो एक्टिव है वहाँ पे वो भाजपा के ही नेता हैं। सीएम खुद सिरसा में 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन हालांकि वो फतेहाबाद में अब तक नहीं आए हैं। चुनाव से पहले भी उनका लंबा गैप रहा था फतेहाबाद से, और चुनाव के बाद भी रहा है। लेकिन चाहे फतेहाबाद की बात करें तो वहाँ की जो राजनीति है वो फ़िलहाल तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला हैं, उनके आजू बाजू घूम रही है। क्योंकि लंबे टाइम से, जब से भाजपा शुरू हुई है, पहले भाजपा का जो पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था, जो अब है, सुभाष बराला ही जो हैं वो फ़िलहाल राजनीति की धुरी के अंदर हैं। कहने को 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, विधायक कांग्रेस के हैं। फतेहाबाद में 3 विधानसभा है जी, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद। तो टोहाना में तो जैसे पहले मंत्री थे अपने देवेंद्र बबली, और सुभाष बराला राज्यसभा से हैं, और कांग्रेस से वहाँ पे परमवीर विधायक हैं वहाँ पर। परमवीर, तो वहाँ पे तीनों ही विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत होने का आप क्या कारण मानते हैं? चुनाव से जस्ट पहले जो एक लहर चली थी कांग्रेस की, ऐसे महसूस हुआ था कि कांग्रेस की हवा चल रही है इलेक्शंस में, पूरे स्टेट में ऐसा चल रहा है। फतेहाबाद और सिरसा में उसका एक बड़ा एक रहा, ख़ासतौर पे जो लोकसभा चुनाव जब हुए तो कांग्रेस ने
यहाँ पे जो पुरानी दिग्गज थी कुमारी शैलजा, उनको टिकट दिया, उससे जो पुराने कांग्रेसी जो घरों में बैठे हुए थे उनको एक एनर्जी मिली थी। वो लोग वास्तव में फील्ड में उतर के काम करना शुरू किया था। इसका बड़ा अच्छा उनको परिणाम मिला जब शैलजा पूरे स्टेट में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोटों से जीती रोहतक के बाद। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो, तो उसके बाद कांग्रेसियों को ये लगने लगा कि हाँ, वास्तव में भाजपाइयों को हराया जा सकता है। वो लोग फील्ड में उतरे। हालांकि गुटबाजी हर जगह रही, उन इलेक्शन के बाद भी रही, इलेक्शंस के दौरान भी रही, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेसी एमएलए बन गए। लेकिन जब नतीजे आए तो वो सबके लिए चौंकाने वाले थे। ख़ासतौर पे फतेहाबाद और हिसार के लिए, फतेहाबाद और सिरसा के लिए तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि वहाँ तो ये लगभग मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फतेहाबाद को, सिरसा को ये था कि सत्ता के साथ चला जाए, लेकिन सत्ता जो थी वो इस बार भी भाजपा के हिस्से आई। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर जो भाजपा की टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि पहले शैलजा और अशोक तंवर एक ही गुट में थे और बाद में वो अलग हो चुके थे। और तो आजकल अशोक तंवर की वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ क्या है? कहने को तो अशोक तंवर का वहाँ पे आवास है सिरसा में, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते उस तरफ। ख़ास तौर पे जब लोकसभा इलेक्शन जब वो इतनी बुरी तरह से हारे तो उम्मीद ये लगा रहे थे कि शायद उनको रतिया से भाजपा की टिकट मिल जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मिली और उसके बाद इलेक्शंस के दौरान ही वो जब कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद वो देखो, जैसे सभी यही सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो पाला बदलने को तैयार हो गए। लेकिन हमारे वहाँ तो इस बात का खूब मजाक भी बनाया गया कि सबसे ज़्यादा बुरी तो अशोक तंवर के साथ ही बनी। बूंदी बन गई, बिल्कुल बूंदी बन गई कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ही चुनाव का आखिरी दिन था वो प्रचार का, उन्होंने अपना पाला बदला। और जबकि आप ये मानिए कि उस वक्त तो ये होने लग गया था कि मनोहर लाल मामा हैं और अशोक तंवर भांजे हैं। मनोहर लाल जी ने खुद टोहाना में तो एक जनसभा में ये बात कही भी थी। इतना ही नहीं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो लगातार उनको अपने साथ रख रहे थे, अपने साथ लेके चल रहे थे, तो एक उनके बिल्कुल करीबियों में शामिल होने लग गए थे। लेकिन अशोक तंवर की राजनीतिक किस्मत मैं सच में बड़ा ख़राब मानता हूँ। तो वहाँ के वर्कर्स में अशोक तंवर की क्या छवि है? देखिए, वहाँ पे अशोक तंवर का कोई खुद का, मैं ये कहूँ कि वर्कर बहुत ज़्यादा कम है। कांग्रेस के नाम पे साथ जुड़ते हैं, भाजपा के भी कोर वर्कर हैं। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आता वो उसके साथ लगते। अगर शैलजा ना आती तब भी जुड़ते, लेकिन अशोक तंवर कांग्रेस की टिकट पे आते तब भी वो जीत जाते। लेकिन अशोक तंवर का खुद का, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिलने जुलने उसमें उपलब्ध नहीं होते वर्करों के लिए। ठीक है, वो अपने आवास पे गए, जो आवास पे मिलने आ गए उनसे मिल लिया। ज़मीनी रूप से फील्ड में जाना, काम करना, गाँव में जाके जनसंपर्क करना, ये अशोक तंवर का स्टाइल ही नहीं रहा। अच्छा, फतेहाबाद की 3 सीटों पर वापस आते हैं हम। तो टोहाना में तो आपने बताया कि सुभाष बराला जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एज ए राज्यसभा सदस्य होने के नाते भी, और वहाँ पे पहले विधायक भी रहे हैं। और बाकी 2 सीटों पे कौन वहाँ के एज ए विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं? फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं, वो अभी जीते हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। और उनकी किस्मत ये देखिए कि दूसरी बार विधायक बने और दूसरी बार ही विपक्ष में बैठे हैं। इससे पहले जब विधायक बने थे तब इनेलो की टिकट पे विधायक बने थे, उस वक्त भी सरकार में नहीं थे। और अब कांग्रेस की टिकट पे बने हैं, अब भी विपक्ष में बैठना पड़ा, जबकि उनको ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बलवान जो हैं वो मंत्री बनेंगे अवश्य। उनके समर्थक तो उन्हें भावी मंत्री कहने भी लग गए थे। हालांकि तो शैलजा गुट के वो का बड़े प्रयास किए गए थे, जो हमारी जानकारी में था कि वो गुट बदल लें अपना, लेकिन लास्ट तक वो शैलजा के साथ जुड़े रहे। हुड्डा साहब के साथ आने के प्रयास में थे या नहीं? वो खुद प्रयास में नहीं थे, लेकिन उन्हें मनाया जरूर जा रहा था कि आप प्रयास में आइए, आप साथ लगिए। लेकिन ख़ास तौर पर सामने तो वो कभी हुड्डा साहब के साथ नहीं दिखे, शैलजा के साथ ही दिखे, बल्कि शैलजा के मुख्य सेनापति के रूप में उनकी वहाँ गिनती होती है पूरे सिरसा लोकसभा इलाके में। अच्छा, सिरसा में जैसे रानिया से अर्जुन चौटाला है, डबवाली से आदित्य चौटाला है, 2 इनेलो के खाते में सीट आई, बाकी कांग्रेस के हैं। तो वहाँ पे भाजपा के हारने का क्या कारण हुआ जो सिरसा में खाली? देखिए,
हमेशा ये रहता रहा है कि ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार जाता था, लेकिन इस बार ऐसा रहा कि आमने सामने की रही ख़ास तौर पे। और गोविंद कांडा जो हैं वो या तो रानिया से इलेक्शन लड़ते थे या वो एलनाबाद से इलेक्शन लड़ते रहे। इस बार वो चुनावी राजनीति से, उनके फतेहाबाद से भी लड़ने की चर्चाएं थी लास्ट के दिनों में। उन्होंने फतेहाबाद एकदम से अपने दौरे शुरू कर दिए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि रणजीत चौटाला के प्रेशर में शायद भाजपा जो है उनको टिकट वहाँ से वहाँ ना दे और उनको बैकअप प्लान के तौर पे फतेहाबाद भेजा जाए। लेकिन लास्ट में टिकट डोडाराम की किससे आई, तो ना तो वो रानिया के रहे और ना वो फतेहाबाद के रहे, ना वो एलनाबाद जा सके। रानिया तो वो गोविंद कांडा खुद कह के आए थे कि अगर मेरे को इस बार नहीं जिताओगे तो अगली बार नहीं आऊँगा, तो वो नहीं गए। पर उनका पूरा फोकस जो है कांडा ब्रदर्स का सिरसा सीट पे ही रहा, और वो बाकी जगह पे भाजपा की उस तरह से मुझे लगता है कि मदद नहीं कर पाए जिस हिसाब से भाजपा एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसका कहीं ना कहीं अब असर भी ना अब दिख रहा है। कहने को तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके नज़दीकी हैं, लेकिन आजकल गलबैयाँ जो हैं कांग्रेस के विधायक के साथ ज़्यादा होती हैं उनकी। गोकुल सेतिया लगातार उनकी आजकल सीएम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है? सार्वजनिक मंचों पे कर रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ में प्रशंसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप विपक्षी मुख्यमंत्री की आप प्रशंसा तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी पे सवाल भी उठा रहे हैं। खासतौर पीछे जो हाईकमान की मीटिंग्स हुई उसको लेकर उन्होंने साफ ऑब्जेक्शन उठाया कि हम चुने हुए विधायक हैं, हमें नहीं पूछा जा रहा। इतना ही नहीं, जो वहाँ के लोकल कांग्रेसी हैं उन पे वो सवाल उठा रहे हैं लगातार कि जो कांग्रेसी हैं खुद को पक्के कांग्रेसी कहते हैं, लेकिन गोभी खोद रखी है उन्होंने कांग्रेस की यहाँ पे। वो ख़ास तौर पे जो अभी जो नगर परिषद चेयरमैन के वहाँ इलेक्शन हुए उसमें जो उनका कैंडिडेट हारा, वो उससे उनका बड़ा चोट पहुंची है कि हाँ भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाजपा ने उन्हें नहीं हराया, कांडा ने उन्हें नहीं हराया, उन्हें कांग्रेसियों ने ही हरा दिया। जो कांग्रेसी चाह रहे थे कि गोकुल सेतिया पहले तो कांग्रेस में शामिल ना हो, शामिल हो तो विधायक ना बने। तो गोकुल सेतिया को टिकट दिलवाई किसने? देखिए, गोकुल सेतिया जो हमें सूचना थी कि वो हुड्डा साहब के संपर्क में थे, और हुड्डा साहब पहले तो सिरसा में लगातार उनके काफ़ी समर्थक वहाँ रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे शैलजा के आने से उनकी रणनीति काफ़ी बदलनी पड़ी उनको। ऐसे में गोकुल सेतिया पिछली बार भी 400 वोटों के करीब हारे थे, बहुत नज़दीकी मुकाबले में हारे थे, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनको मिल गया था। तो जब वो सामने आए तो फिर किसी और का, चाहे शैलजा थी चाहे किसी और गुट को, उनको नकार नहीं सकी वो। लेकिन वो गैप अब महसूस होता है। शैलजा और गोकुल सेतिया अभी तक मुझे किसी सार्वजनिक मंच पे एक साथ दिखे नहीं है। रानिया से अपने वो कंबोज है, सर्वमित्र कंबोज, उन्होंने ये कहा था कि मैंने शैलजा बहन को ना 2 से 3 बार प्रयास किया कि वो एक पॉलिटिकल जनसभा करे और भाई वो वहाँ पे मेरे लिए प्रचार करे, लेकिन शैलजा जी हमारे प्रचार में नहीं आई। ये सही, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात तो सही है कि अभी शैलजा जो हैं वो बहुत गिने चुने लोगों के प्रचार में ही गई। इवन जो बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं उनके खास समर्थकों में उनकी गिनती होती है। उनके लिए उन्होंने महज एक दिन का समय निकाला, बूना साइड के उन्होंने गांवों के दौरे किए लास्ट में। तो जहां उनको इसी वजह से लास्ट में जो बट्टू बेल्ट है हमारी, मोस्टली जाट जो बहुल इलाका है, वहाँ पे लोगों को अपने समर्थन में लाने के लिए आखिरकार बलवान को दीपेंद्र हुड्डा का सहारा लेना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने वहाँ जाके उनके लिए एक बड़ी जनसभा की लास्ट के वोटिंग से 1-2 दिन पहले ही। तो कहीं ना कहीं अगर शैलजा अवेलेबल होती उस चीज़ को लेके तो वो अपने समर्थक के लिए रहती, तो सर्वमित्र तो वैसे भी स्टैंप लगे हुए थे कि हुड्डा या उनके ऊपर। तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी वहाँ पे सिरसा फतेहाबाद में अच्छा उनका वहाँ पे वो है, उनके समर्थक बहुत अच्छे हैं, उनका जनाधार है। और मुख्यमंत्री जाते हुए वहाँ उन्होंने काम भी अच्छे किए, कोई ऐसा नहीं कि अच्छे काम किए, उनके टाइम में वहाँ पे खूब काम हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर शैलजा नाराज होके प्रचार में आ जाती, नाराज़ होके जैसे वो शांत बैठ गई, उन्होंने हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल कोई प्रचार नहीं किया। और लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के बहुमत में इसलिए नहीं आई कि शैलजा की जो नाराज़गी थी उन्होंने वो प्रकट की, और जो अनुसूचित जाति समाज है वो कांग्रेस से छिटक गया इन वक्त में। भाजपा ने मैं हमेशा भाजपा की जो संगठन और उनका जो थिंक टैंक है, मैं उसका कायल रहा हूँ हमेशा।
भाजपा लोग हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे नज़र रखते हैं। भाजपा के लोग, उनको जरा सी भनक पड़ी कि शैलजा नाराज़ हैं। आपको याद होगा मनोहर लाल जी की तरफ से बयान आया था कि शैलजा हमारी बहन जैसी है, उनको हमारी साइड आ जाना चाहिए। भाजपा के दूसरे तमाम नेताओं ने भाजपा भी, ने तो पिछले लास्ट के 5 दिन तो शैलजा पे ही पूरा फोकस रखा है। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये चीज़ें क्लिक कर जाती और कहीं अगर वो शैलजा का विकेट उखाड़ने में कामयाब रह जाते तो कांग्रेस का अलग ही सिस्टम होता उसके अंदर। मैं फिर भी कहता हूँ कि लास्ट के जो 2-3 दिन जो शैलजा ने वहाँ पे समय दिया, ख़ासतौर पे टोहाना में समय दिया, रतिया में समय दिया, फतेहाबाद में समय दिया, उससे उनको बड़ा बेनिफिट हुआ। और देखिए, नंबर्स बोलते हैं राजनीति में ना, हमेशा नंबर्स काम में आते हैं। सिरसा लोकसभा में 9 सीटें आती हैं, इसमें 8 सीटें फतेहाबाद और सिरसा में हैं। वो 8 की 8 में भाजपा नहीं आई, एक में नहीं आई। हाँ, उसमें 6 पे जो है कांग्रेस रही है और 2 पे इनेलो। नरवाना की सीट, नरवाना थोड़ा अलग एरिया पड़ जाता है, वहाँ पे भाजपा से जीते हैं कृष्ण पेदी। तो वो उनके, चाहे अम्बाला का एरिया था, वहाँ भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, सिरसा में भी उनके कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो उनके तो नंबर्स गेम अपने हाईकमान के सामने रखने के लिए काफ़ी थे, चाहे वो उनके कितनी भी उसमें रही हो। तो कांग्रेस का बहुमत में ना आना शैलजा की नाराजगी भी एक कारण है, एक बड़ा कारण है, रहा है। बिल्कुल। अगर वो फील्ड में आती, वो उस तरह से मेहनत करती जिस हिसाब से हुड्डा ने मेहनत की, लगातार उनके दौरे आए थे। पर मैं कहीं ना कहीं ये ना हमेशा इस बात को मानता आया हूँ कि संगठन एक बहुत बड़ी कमजोरी है कांग्रेस के लिए। आपको ये पता चल गया कि आपकी एक मुख्य नेता नाराज़ हो गई है, उनको किसी ने उस तरह से मनाने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि सरकार तो आ रही है, एक कैंडिडेट जितना पीछे रहे उतना ही अच्छा है। अगर उस वक्त उनको मनाने का प्रयास किया होता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। अच्छा, पब्लिक क्या मानती है? विपक्ष में है जैसे सिरसा फतेहाबाद, तो आम पब्लिक क्या मानती है? क्या पब्लिक के काम हो रहे हैं? वाली जहाँ तक बात है, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो एक स्लोगन चलता रहा, नारा चलता रहा, वो लोगों में ना, ख़ास तौर पे जो सी ग्रेड और डी ग्रेड की जो नौकरियां हैं, उसमें तो लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बात सच्ची है। क्योंकि हमने खुद फील्ड में जाके कवर किए हैं वो चीज़ें कि एक बिल्कुल मामूली से घर के 2 बच्चे लग गए, जिन घरों में ट्यूशन पढ़ने की सिस्टम फाइनेंशियली इतनी मजबूती नहीं थी, लेकिन वो बच्चे अपने दम पे कोचिंग अपने दम पे ही पढ़ के लग गए। तो कहीं ना कहीं हो जाती है। जो हाईएस्ट लेवल की नौकरीज हैं उसको लेके अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई घालमेल हो भी सही तो कांग्रेस ना तो उसको पकड़ पाई, और ज़मीन पे उतर के विरोध करना तो शायद कांग्रेस भूल ही गई है अब तो, ख़ासतौर पे जो सिरसा फतेहाबाद का इलाका है। नहीं, पब्लिक ठगा सा महसूस कर रही है या ऐसा नहीं है? पब्लिक को ये ज़रूर है कि एक सरकार में हम शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस बार कईयों के मंत्री बनने की उम्मीद थी। इस बार ये माना जा रहा था कि अगर फतेहाबाद से दुर्राम जीत जाते हैं, क्योंकि वो भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके भतीजे हैं, एक तरह से राजनीतिक उन्हीं की राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनके काम करने का स्टाइल भी बिल्कुल भजन लाल जी जैसा है। तो ये माना जा रहा था कि बिश्नोई कोटे से जो है दुर्राम को मंत्री बनाया जा सकता है। और दुर्राम ने पिछले 10 सालों में भाजपा के अंदर अपने इतने लिंक डेवलप कर लिए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हर एक ना राजनीतिक पार्टी के अंदर खिड़की होती है, बस वो खिड़की का पता होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि 10 साल में दुर्राम ने वो भाजपा की खिड़की तो ढूंढ रखी है। हर बार उनके खिलाफ एक अभियान चलता है, इलेक्शन से जस्ट पहले ये कहा जाता है कि टिकट नहीं मिलेगी। इस बार भी उनके खिलाफ कई सारी बातें थी। ये लास्ट तक ये माना जा रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन वो पहले दिन से बिल्कुल पक्के थे कि टिकट मुझे मिलेगी। गोविंद कांडा के आने के बाद तो ये माना ही जा रहा था कि उनके टिकट अब उनकी हाथ की नहीं है, लेकिन जब नाम आया तो सब चौंके कि दुर्राम को टिकट मिली। और दुर्राम शुरू में जहाँ ये माना जा रहा था कि 20,000 वोटों से हारेंगे, लेकिन दुर्राम की एक खासियत है, वो बहुत बड़ी बड़ी रैलियों करने में विश्वास नहीं करते, वो मैन टू मैन मार्क करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं। वो एक एक घर के एक एक गाँव में जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के समय जाते हैं। हमारे वहाँ पे ये चर्चा है बिल्कुल रहती है कि खुशी हो गमी हो, दुर्राम ने तो आना ही आना है। दुर्राम को पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस गांव में खुशी है, इस गांव में गमी है,
तो वो अपना पूरे 5 साल तक वो क्रम रखते हैं। तो वो इसलिए सभी पार्टियां इलेक्शंस आते ही उनके दिमाग में होता है कि दुर्राम को तो हमारी साइड होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, 50,000 वोट उनके साथ हैं। अच्छा, किसानों का जो नाराजगी थी बीजेपी की बनती, वो भी एक कारण है। आप कह सकते हो, खासतौर पे जो रतिया और टोहाना में जो हार हुई, टोहाना में तो मैं कहता हूँ कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 30,000 से ऊपर की हार हो सकती है, लेकिन नरेंद्र बबली ने वहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से चीज़ों को मैनेज किया। लास्ट के टाइम में अमित शाह वहाँ पे आए उनके लिए रैली करने, हालांकि उन्हीं दिनों सुभाष बराला उनसे नाराज़ चल रहे थे। सुभाष बराला एक बार भी उनके प्रचार में नहीं आए। उन दिनों उनका एक हादसे में घायल भी हुए, वो बेड रेस्ट पे रहे, लेकिन 8,000 वोटों तक उनकी हार वो बबली ने संभाल ली। मतलब नज़दीक तक पहुंच गए थे। हाँ, अगर उन्हें 2-4 दिन और मिल जाते या बराला का साथ उन्हें मिल जाता तो शायद वो जीत भी सकते थे। और ये देखिए, मज़ेदार बात ये है कि बबली दिल्ली गए थे कांग्रेस की टिकट लेने के लिए। कांग्रेस दफ्तर में उनकी टिकटें, उनकी बैठे हुए की जो फोटो भी वायरल हुई थी। जी। यहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं को जनसभा में कहते थे कि जो टिकट देने आएगा वो यहीं बैठे बैठे देने आएगा। फिर उनके 2 दिन बाद ही उनकी दिल्ली दफ्तर में, हाँ, दिल्ली दफ्तर में वो चक्कर लगाते मिले, वहाँ नहीं मिली तो वो मनोहर लाल के पास पहुँचे। मनोहर लाल ने उन्हें भाजपा की टिकट दी और फिर वो भाजपा की टिकट लेने गए थे, वो कांग्रेस की टिकट दिल्ली वापस लेके लौटे तो भाजपा की टिकट। और ये देखिए कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद, उन लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने खुले तौर पे ये अपने समर्थकों को कहा था कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। शैलजा जब जीत के टोहाना पहुंची तो उन्होंने अपने दफ्तर में उनका एक भव्य स्वागत भी किया था, लेकिन भाजपा, और 2 महीने बाद ही भाजपा की टिकट पे इलेक्शन लड़े और मुझे लगता है वो गुटबाजी के चक्कर में टिकट गंवा गया अपनी कांग्रेस की। एक्चुअल में तुनक मिजाज हैं, मुंह फट हैं, 1 मिनट में बोल देते हैं। राजनीति में जो है कब, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अभय सिंह चौटाला की हार को सिरसा के लोग जो है या फतेहाबाद के लोग हैं वो कैसे देखते हैं? अगर अर्जुन ना जीतते तो ये माना जा सकता था कि इनेलो अब खत्म है, लेकिन अर्जुन और आदित्य दोनों जीते। अब ये हो रहा है कि अभय सिंह की हार को एक सहानुभूति मिल रही है। उसके बाद जब चौटाला साहब का निधन हुआ तो जिस तरह से वर्कर उमड़ा है उनके वहाँ पे, और लोगों के बीच में ये चर्चाएं शुरू हुई कि जजपा को भी अब अपने पुराने एक हो जाना चाहिए। तो अभी, और ख़ास तौर पे विधानसभा में जैसे अभय सिंह बोलते थे तो वो लगता ही था कि इकलौता आदमी विपक्ष के लिए जैसे काम कर रहा है। हालांकि अब अर्जुन जो है वो अपने पिता की लय पे ही बोल रहे हैं, तो अभी मैं उसको ख़त्म हुआ तो नहीं मानता। तो अभय सिंह कमबैक करेंगे? कमबैक उनका किस रूप में होता है वो ज़रूर देखने वाला होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनेलो अभी स्थिति में है कि वो अपने दम पे सरकार बना ले अगले चुनाव में, लेकिन एक मजबूत स्थिति में रहनी चाहिए। तो चौटाला हाउस है वो अब गुलजार है या रूखा रूखा सा है? एक्चुअली ना, चौटाला चाहे अजय सिंह हो चाहे अभय सिंह हो, इनका घर कभी खाली नहीं होता। इन लोग जो चौटालाज हैं उनका अपने जो वर्कर्स हैं, वो परिवार जैसा माहौल रहता है, तो खाली तो कभी नहीं होता, सुनसान तो कभी नहीं होता। आप चाहे सरकार में हैं चौटालाज चाहे नहीं है, उनके कोठियों पे, उनके फार्म हाउस पे आपको वर्करों की भीड़ मिलेगी, चाहे वो रूटीन मिलने वाले हों, चाहे वो बातचीत करने वाले हों, चाहे वो कोई शादी ब्याह का निमंत्रण देने वाले हों, वहाँ वर्कर्स हमेशा रहते हैं। सुनसान कभी नहीं होता चौटालाज का घर, चाहे वो कोई चौटाला हो। तो बीजेपी के जो एमएलए के जो कैंडिडेट थे वो थोड़ा सा ठगा सा महसूस करे, पछतावा सा हो रहा है उनके, या नहीं? ये तो है थोड़ा बहुत तो, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन वो विपक्ष में नहीं। लेकिन अगर मैं फतेहाबाद की बात करूँ ना, तो फतेहाबाद में तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं दुर्राम के फेवर में आ गई। सरकार अगर कांग्रेस की आ जाती तब उनके लिए स्थितियाँ ज़्यादा विकट हो जाती, क्योंकि वो XMLA हैं, वहीं से इलेक्शन लड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं और एक अच्छे राजनीतिक खानदान से आते हैं, तो पार्टी हाईकमान भी उनकी बात को मानता है। अभी पीछे जब नगर परिषद के चुनाव हुए तो पार्टी ने उन्हें वहाँ पे संयोजक की जिम्मेवारी देके भेजा था दुर्राम को, और वहाँ की जीत से भी उनका कद तो बड़ा ही है। अच्छा, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भाजपा के किस नेता के फ़ोन उठाते हैं, तवज्जो देते हैं?
अभी तक तो मुझे लगता है दूड़ाराम के ही है, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष हैं वो अभी तब्दील हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जो मुझे अभी महसूस है, अभी 2 दिन पहले की वहाँ पे घटनाक्रम हुआ कि वहाँ पे जो नगर परिषद की वाइस चेयरमैन हैं सविता टुटेजा, वो बहुत लंबे समय से संगठन की सेवा कर रही हैं, संगठन के काम में लगातार जुटी हुई थी। तो ये माना जा रहा था कि जो महिला जिलाध्यक्ष का पद है वो उनको दिया जाएगा और वो दूड़ाराम की सबसे करीबियों में शामिल है। लेकिन जो परसों लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं था और वहाँ पे एक लोकल डॉक्टर हैं सुमन बजाज, उनको महिला जिलाध्यक्ष बनाया गया। ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि अब इसके पीछे दूड़ाराम की मर्जी ली गई कि नहीं ली गई, ये सब यही सोच रहे हैं। क्योंकि अगर दूड़ाराम की चलती तो सविता टुटेजा का महिला जिलाध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो मेहनत भी कर रही थी। लेकिन चूँकि जो मौजूदा जिलाध्यक्ष नए भाजपा के चुने गए हैं, उन्हें दूड़ाराम का उतना करीबी नहीं माना जाता। प्रवीण जोड़ा अभी चुने गए हैं, तो और ये बताया गया है कि प्रवीण जोड़ा ने महिला जिलाध्यक्ष के लिए सिर्फ एक ही नाम हाईकमान को भेजा था और उसको हाईकमान ने मोहर लगा दी। तो अब संगठन की आपस की बात है उनकी, लेकिन ये ज़रूर है कि अधिकारी जो हैं अभी तक दूड़ाराम की बात मान रहे हैं। अच्छा, एक पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ जब साइक्लोथॉन 2.0 हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। तो वहाँ पे जो राज्यपाल हैं वहाँ के उड़ीसा के पूर्व गणेशी लाल जी के बेटे हैं मनीष सिंगला जी, वो वीआईपी स्टेज की तरफ जा रहे थे। वहाँ के जो डीएसपी थे जितेंद्र राणा, उन्होंने उनको रोक दिया और फिर अगले दिन उनकी जो माफ़ी मांगते हुए की जो वीडियो सामने आई, वो पूरा प्रकरण क्या था? साइक्लोथॉन जो है वो नशे के खिलाफ नायब सैनी लगातार अभियान चलाए हुए थे जी। सुनीता दुग्गल इस अभियान में उनका एक हिस्सा बनी हुई थी और उनके द्वारा वहाँ पे वो कार्यक्रम भी था, आयोजक वही थी पूरे। वैसे तो जिला प्रशासन था, लेकिन वो मेन करता धरता जो पार्टी की तरफ से सुनीता दुग्गल उसको संभाले हुए थी। वहाँ तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, प्रशासन वो डीएसपी जो हैं वो सिरसा के नहीं है, वो जींद में पोस्टेड है, उनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वो ना पहचानते हो कि अभी वो कोई बहुत बड़ा चेहरा उस तरह से नहीं है पार्टी के अंदर भी, पॉलिटिकल भी आदमी पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा नहीं है वो। उनकी पहचान इतनी है कि वो गणेशी लाल जी के बेटे हैं जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, सिरसा से एमएलए रहे हैं। लेकिन ना तो कभी उन्होंने मनीष सिंगला ने चुनाव लड़ा वहाँ से, ना इस तरह से कभी वो एक्टिव दिखे वहाँ पे। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा जो भाजपा के स्थानीय नेता थे, जो खासतौर पे मंच के पास थे, मैं तो उनकी गलती मानता हूँ इस बात में कि उस अफसर को हो सकता है ना पता हो, लेकिन आपको तो पता है कि वो कौन है। जब वो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, भाजपा का जिला मीडिया का जो इंचार्ज है उसकी भी तो जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। और जब आप देखिए, भाजपा की एक कहा है कि कार्यक्रम में वो अपने कार्ड वितरित करता है, एक लिस्ट भी होती है वीआईपी लोगों की कि कौन वीआईपी स्टेज पे जाएगा, कौन कहाँ पे रहेगा, वो एक लिस्ट होती है। तो भाजपा के जो खुद के जो वहाँ पे लोकल जो उनका संगठन है, उसकी ज़्यादा इस बात को बनता है कि अभी उस चीज़ को संभालना चाहिए था। और जिस तरह से इस चीज़ को सोशल मीडिया पे डाला गया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के अंदर ही कई खेमे हैं जो इस चीज़ को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो मनीष सिंगला जी क्या काम करते हैं? कोई बिजनेसमैन है या और उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी मुख्य पहचान तो गणेशी लाल जी के बेटे के रूप में ही होती है वहाँ पर। तो क्या वो इतने ईगोइस्ट है कि भाई उन्होंने उनसे माफ़ी मंगवाई, या उन्हीं की रिकमेंडेशन से ये देखिए एसपी ने मध्यस्थता करवा के माफ़ी मंगवाई है? देखिए, जो ये बात तो कही जा सकती है ना कि राज्यपाल के बेटे हैं, तो उस तरह का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए था जैसा उसमें दिखाया गया। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बताया नहीं होगा अपने बारे में, लेकिन कई बार प्रोटोकॉल की वजह से या फिर सुरक्षा कारणों से अधिकारी उन्हें लोगों को धकेल ही देते हैं साइड में आके। अगर वो वहाँ के अधिकारी होते, जो भाजपा के अधिकारी वहाँ पे घूम रहे थे, जो भाजपा के नेता थे, वो चीज़ों को चाहते तो संभाल लेते, लेकिन किसी ने वो संभालने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जब चीज़ें सोशल मीडिया पर, देखिए कहीं ना कहीं एक राज्यपाल का पद, चाहे वो पूर्व राज्यपाल रहे हो, लेकिन भाजपा के मुश्किल दिनों के नेता रहे हैं। वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, पहले वो मनसेला की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जी जी। तो उनका एक ओहदा तो है, तो डेफिनेटली वो बात उनको निजी तौर पे उनके परिवार को भी अखरी होगी। कहीं कुछ सख्त कार्रवाई की बात आई होगी तो एसपी ने दोनों पक्षों को बुला के मध्यस्थता करके, हालांकि वीडियो जब जारी हुआ तो
प्रदेश में दिग्विजय चौटाला ने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया, दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट आया उसके ऊपर, नहीं, अखिलेश यादव ने भी किया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। जी। देखिए, सिर्फ उस वीडियो को देखा गया जिसमें वो माफ़ी मांगी गई। तरीका हो सकता है गलत हो, नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का इस तरीके से वर्दी में माफी मांगना तो ये भी तो अधिकारी देखे ना। ये तो जो उनके एसपी हैं या उनके आईजी हैं, उन चीज़ों को उनको देखना चाहिए था कि क्या ये ऐसा वीडियो बनना चाहिए और ऐसा वीडियो क्या बाहर आना चाहिए। आपको माफ़ी मंगवानी थी, आप बंद कमरे में ही बनवा सकते थे। लेकिन वो वीडियो ऐसा तो नहीं है ना कि बिना एसपी की सहमति के बनाया गया होगा या बिना एसपी की सहमति के जारी किया गया होगा। तो वो तो देखिए, डीएसपी के ऊपर अधिकारी हैं, उसने तो उन चीज़ों को मानना है जो उनके अधिकारी कहेंगे या सरकार कहेगी। अब ये तो बड़प्पन किसको दिखाना चाहिए था, ये तो आप खुद सोचिए कि अभी चाहे वो सरकार थी, चाहे वो एसपी थे, चाहे वो भाजपा तो कुछ थी। भी नहीं है। मनीष सिंगला तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई उसके पास पार्टी में संगठन का कोई पद नहीं है, कोई सरकार में कोई ओहदा नहीं दे रखा है उसको। तो इस तरीके का एक पुलिस अफसर के सामने माफ़ी मांगना, ये तो एक पूरे प्रदेश मनोबल तोड़ने वाली बात भी हो जाती है, चर्चा का विषय है। तो वैसे भी तब ये तो देखिए, पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए था, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, क्या उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। जो देखिए, बंद कमरे में आप माफ़ी मांग लेते हैं, सो चीज़ें गलती की वजह से हो जाता है, लेकिन उसका बाकायदा एक वीडियो बना के जारी किया जाए, उसको एक लिखित बयान दिया जाए जिसको पढ़ के वो, ये तो एक साजिश हो सकती है। देखिए साजिश तो किसकी भी क्या कहे उसमें, लेकिन ये ज़रूर है कि इस चीज़ से बचा जा सकता था कि अगर वो वीडियो की इतनी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर ये पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान भी जारी हो जाता है कि ये गलती हो गई थी, इसके लिए खेद जता दिया गया, तो ये चीज़ें सुलझ सकती थी और बड़े अच्छे तरीके से समझा जा सकता था इसको। वीडियो जारी करके तो बाकायदा ये बताया गया कि हाँ, हम कुछ हैं। वो एक जो एक होता ना कि ईगो को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया, बस वही प्रयास था वो। तो दोस्तों, आज हमने चुनाव के बाद सिरसा और फतेहाबाद में राजनीतिक हालात कैसे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है, भाजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी और जजपा के जो कार्यकर्ता है वो क्या सोचते हैं, उनकी कार्यशैली क्या है, वो काम विकास कार्यों को लेके उनकी क्या सोच है, इन सब बिंदुओं पे हमने अमित रुखाया जी से बात की। अमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बुलाया इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।